जब मैं ऑफिसर थी एट दैट टाइम भी मैं बहुत ज्यादा। सबसे पहली मूवी कौन सी है जो आपने देखी जैसे थी? बर्थडे होता था ना, हम्म। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरा बर्थडे जब हुआ एक बार, तो उस बर्थडे में हमने बकायदा जो है वो घर के अंदर हम लोग वीसीआर लेकर आए, हम्म। और उसमें 3 मूवीज जो है वो हमने बैक टू बैक दिखाई। मुझे समझ नहीं आया कि मम्मी को क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी क्या बात होगी? कहते यही काम करने जाती हो कॉलेज में। मैंने कहा क्या काम? हम्म। तो कहते हैं इधर आ। तो मेरे को लेके ना वो अंदर कमरे में गई, और एक इतना बड़ा लव लेटर जो है उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या है। हैप्पी कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा अच्छा सा लिखा हुआ खूब उसमें। तो कहते हैं ये काम करने के लिए भेजती हूँ क्या तेरे को कॉलेज में? तो मुझे ना, मतलब एक अजीब सी महसूस हो रहा है मुझे। मुझे इस चीज की खुशी भी हो रही है भी, देखो कि कोई मेरे को कोई लेटर लिख रहा है, और अच्छा, मुझे, हाँ, डर भी लग रहा है मुझे बच्चे डर भी पढ़ेंगे। लग रहा है कि भाई ये अच्छा मैं जानती नहीं, मुझे कोई पता नहीं कौन कौन है। कोई हम 2-3 बजे तक लगातार अपनी आंखों को फाड़ते हुए हम लोग वो मूवीज देखते रहे। जन्नत ही मिल गई, अमिताभ बच्चन और रेखा। अच्छा। वो दोनों उस समय में एयरपोर्ट पे उन लोगों ने लैंड किया, और इतने सुंदर बाल, और उन बालों को मैंने हाथ तक भी लगाया। मैंने कहा कि आप रेखा हो? ये स्टापू होता था और वो पिट्ठू होता था। बैठने में ना वो किसी के यहाँ से जैसे अगर 1 रुपया मिल गया ना, तो ये समझ लो कि खजाना मिल गया बस हमें। हाँ। उस 1 रुपए में बच्चे सब मेरी शादी में आए और मेरे कान में आके कहते दीदी आप नहीं खेला करोगे, आपकी शादी होगी। मैं कहनी अब नहीं खेलूंगी। मतलब मेरी शादी की खुशी की बजाय उनको अफसोस ज्यादा हो रहा है कि अब तो इनकी शादी होगी तो अभी तो हमारे साथ खेल नहीं। एक बच्चा 4 में से शरारत करता था, पिटाई चारों की होती थी। अच्छा। मोपेड चला रही हूँ मैं, और 3-3 सवारी बैठी है, और हैप्पी जितनी रेस हो सकती थी उसकी मैक्सिमम, मतलब वो मैंने दे दी। तो हवा से बातें करने लगे हम, और एकदम से जो है वो ऐसा कच्चा सा रास्ता आया, और उसमें स्किड हो गए हम तीनों के तीनों धड़ाम। और पूरी हमें चोट लगी। हमें डर ये लग रहा है कि मम्मी अब जाके पीटेगी कि भाई ये तुम लोग ये क्या कर रहे थे करके। हम फटाफट वहीं पर एक कोई ऑफिस था उसका, जो है वहां पर कूलर का पानी था, वहां पर फटाफट जाके अपनी अपनी चोटों को हम धो करके एक मूवी देखने गए थे, जिसका आज तक मम्मी पापा को भी नहीं पता कि हम लोग बंद करके वो मूवी देखने गए थे। ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, और इंडिया की, जो भी टॉप जो भी हमारी क्रिकेट टीम थी ना, सबके जो प्लेयर्स हैं, सबके उनके सबके नाम मुझे रटे हुए कि जब मैंने खींच के थप्पड़ जो हैं वो लगाए हैं, जिसकी किसी ने भी हिम्मत नहीं है, आप रसगुल्ला नहीं हो कि उठा के आपको मुंह में डाल जाए। नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं दबंग नेत्री, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। अगर सुनीता दुग्गल का यहाँ भी जिक्र आता है तो किसान आंदोलन की जो याद है वो ताजा हो जाती है, क्योंकि ये वो नेत्री थी किसान आंदोलन में हर एक बात का डट कर सामना किया था। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो सरपंच आंदोलन की बात करें तो सुनीता दुग्गल कभी भी अपने सवालों से, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागी। तो आज टाइम मिला है उनके साथ उनके कुछ निजी पलों को शेयर करने का, उनसे बातचीत करते हैं और राजनीति में थोड़ा सा जाएंगे, बट थोड़ा सा अलग करेंगे इसको। कुछ हंसी मजाक होगा, और पर्सनल लाइफ में वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, बच्चों को कैसे समय देते हैं, क्या शौक है, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो बात करते हैं मैम सुनीता दुग्गल जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार हैप्पी। हाँ, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मौसम का काफी बदलाव हो चुका है, गर्मी ने हीट पकड़ लिया है, तो तबीयत वगैरह कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक है, और धीरे धीरे बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, तो उससे मौसम जो है वो खुशनुमा भी हो जाता है। जी 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 जी। तो शुरुआत करते हैं, आपके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जी। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो आप अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं और माता पिता के बारे में बताएं। मेरा जन्म जो है वो रोहतक मेडिकल कॉलेज में हुआ, और मम्मी मेरे जो है वो मेडिकल सर्विसेज में ही थे, और फादर मेरे जो है वो रिटायर्ड इंजीनियर हैं फिलहाल में। और क्योंकि पापा नौकरी में थे और मम्मी भी नौकरी में थे, तो जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उस तरह से हमारी परवरिश हुई। लेकिन मैं बहुत बहुत इस बात के लिए अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं किया। मैं घर में, हम लोग 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, और मुझे इस चीज का भी एडवांटेज मिला कि मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग 2 सिस्टर्स हैं और 2 ब्रदर्स हैं, और दोनों जो बहनें हैं, हम लोग कभी भी हमने ये महसूस नहीं किया कि हमें कहीं पर भी हमारे माँ बाप ने कुछ ऐसा अंतर करके रखा हो कि हम लड़कियां हैं तो हमें ये चीज करने का हक नहीं है, या किसी भी तरह से उन्होंने हमें कमतर करके नहीं आंका।
और इसीलिए हमारे हमारे सभी चारों बहन भाइयों की एजुकेशन जो है बहुत अच्छी एजुकेशन हमें मिली। और बचपन की बहुत सी यादें साथ में हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम लोग 7th में 8th में होते थे और जी, जी। गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जी। तो मेरे मम्मी जो है ना, उनकी सोच बहुत एडवांस थी। हम्म। उनको ये लगता था कि बच्चों को दुनिया दिखानी चाहिए। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि उन समय की बातें हैं, 1980s की बातें हैं। और उस समय में मेरी मम्मी जो है और मेरे पापा हमें गर्मियों की छुट्टियों में कभी हरिद्वार लेकर जाना, जी। और कभी दिल्ली जो है ना, वो उसके दर्शन कराने पूरे दिल्ली के। हम्म। और दिल्ली में जाकर वहां पर एयरपोर्ट पर भी लेकर जाना कि देखो यहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं, ये एयरपोर्ट है। हम्म। कि जब हम लोग ऑनेस्टली, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी, फादर जो है वो बिल्कुल। रिटायर्ड इंजीनियर थे, तो हम लोग ये नहीं सोच सकते थे कि हम लोग हवाई जहाज में भी कभी उड़ सकते हैं। जी, जी। लेकिन उनको दूर से दिखाना कि कम से कम एक तमन्ना तो रहे, सोच तो आपकी ऊंची रहे। जी, जी। तो मम्मी जो है वो हमको लेकर जाती थी। हम लोग नाना नानी के यहाँ पर जाते थे, हरिद्वार जाते थे। 10-10 दिन हम लोग जो है हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे वहां पर जो है वो अपनी छुट्टियां व्यतीत करते थे। तो मुझे बहुत अच्छे पल याद आते हैं बचपन के। और मेरे मम्मी जो है वो खुद बहुत अच्छे एथलीट थे, तो उन्होंने हम सभी बहन भाइयों को एथलेटिक्स के अंदर भी डाला, स्पोर्ट्स के अंदर भी डाला। मैंने बचपन में हॉकी भी खेली स्कूल टाइम में। और इसके अलावा मैं बहुत अच्छी एथलीट रही। लॉन्ग जंप की बात करें, रेसेस की बात करें, सब में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। और कॉलेज टाइम में मैं अपने कॉलेज की लगातार 3 साल तक बेस्ट एथलीट भी रही। जी, जी, जी। तो जी। बचपन में क्या सपने संजोए थे कि आगे जाकर क्या करना है? देखिए, बचपन में कोई बहुत ज़्यादा सा ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि मम्मी जो है मेडिकल साइड से थी, तो उन्होंने हमें मेडिकल दिलवाया कि जी। आप लोग जो है वो डॉक्टर बनना। और मैंने +2 मेडिकल साइड से किया। और उसके बाद मेरा वेटिंग लिस्ट में हुआ, लेकिन उसमें डॉक्टरी के लिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने बीएससी मेडिकल साइड से किया। और उसके बाद फिर मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया। तो मुझे लगा कि भाई अगर इस फील्ड में मैं नहीं जा पाई हूँ, तो कुछ ना कुछ साइंस के फील्ड में ही करेंगे, हम लेक्चरर हो जाएंगे। जी। तो इसलिए एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेंगे और लेक्चरर बन जाएंगे। और लेकिन खुशकिस्मती से मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गई। और बहुत छोटी उम्र में ही जो है मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। और माँ बाप को भी बड़ी खुशी हुई हमारे कि भी बच्चे ने जो है वो कुछ अचीव किया है। और उसके बाद फिर जर्नी जो है वो चल पड़ी। और फिर शादी हुई। राजेश दुग्गल मेरे हस्बैंड जो हैं वो पुलिस जी, जी। डिपार्टमेंट में है। जी। और उसके बाद फिर 2 बच्चे। और फिर आप ये देखिए कि 20-22 साल की नौकरी करने के बाद मैंने स्विच किया पॉलिटिक्स के अंदर। और वो स्विच करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जब मैं ऑफिसर थी एट दैट टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा आई मीन जो चैरिटेबल जो वो होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके अंदर मैं पार्टिसिपेट करती थी। रामकृष्ण मिशन से मैं जुड़ी हुई थी। जो भी कोई फिलैंथ्रोपिक जो काम होते थे, जहाँ कहीं पर भी मुझे लगता था कि किसी की कोई मदद कर सकते हैं, तो मैं उनसे जुड़ी रहती थी। ब्लड डोनेशन की बात करें, बचपन से ही मैंने खूब ब्लड डोनेट किया है। और एज एन ऑफिसर भी जहाँ कहीं पर भी कैंप लगता था, मेरी कोशिश रहती थी कि मैं वहाँ पर जाकर ब्लड डोनेट करूँ। और तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि शायद परमपिता परमात्मा ने ये सोचा होगा कि इसको हम राजनीति में लेकर आते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर 2013-14 के अंदर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। जी, जी। तो बचपन में वापस जाते हैं। बचपन से थोड़ा-सा बढ़ते हैं। सबसे पहली मूवी कौन-सी है जो आपने देखी थी और ख़ास तौर पर वीसीआर पर? देखिए, ये भी मैं बताती हूँ कि ना बड़ी एक खुशी के पल थे वो। जी, जी। कि ना हमारे घर में जैसे बर्थडे होता था ना, हुँ। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरा बर्थडे जब हुआ एक बार, तो उस बर्थडे में हमने बकायदा जो है वो घर के अंदर हम लोग वीसीआर लेकर आए। हुँ। और उसमें 3 मूवीज़ जो हैं वो हमने बैक टू बैक दिखाई। हुँ। और जितने भी आस-पड़ोस के बच्चे थे वो सब के सब रात को मुझे लगता है कोई हम 2-3 बजे तक लगातार अपनी आँखों को फाड़ते हुए हम लोग वो मूवीज़ देखते रहे। हमें था कि भई इस टाइम इतना क्रेज़ था और बच्चों को भी ये था कि उनको वेट होती थी कि इनका बर्थडे होगा ना, तो कुछ ना कुछ अलग से होगा। हुँ। तो देखिए, अब मुझे इतनी हैरानी होती है कि ये गिफ्ट था मम्मी-पापा की तरफ से कि ठीक है, तुमको लगातार 3 मूवीज़ जो है वो तुमको हम दिखाएँगे वीसीआर लेकर आकर घर पे। और उसी समय में जैसे एशियाड गेम्स भी थे, जी, जी। तो उसमें मेरे पापा जो है टीवी लेकर आए थे। बड़ी खुशी थी कि हमारे घर में टीवी है। पूरे मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो सब इकट्ठे हो जाते थे हमारे घर में। और सब कुछ वहाँ पर चाहे चित्रहार है, चाहे मूवीज़ हैं, वो आते थे तो सब के सब देखते थे। तो वो सच में बहुत ना अच्छे पल थे वो।
और कितना मिस करते हैं उन पलों को। नहीं देखिए, एक्चुअली ना मुझे ये लगता है कि अब के बच्चे ना एंजॉय नहीं करते लाइफ को। हम्म हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, हम्म इतना खेलना, और उसके बाद जो है जिस तरह से कोई टीवी को या के मूवीज को इतना एंजॉय करते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब छुट्टी होती थी हमारी गर्मियों की छुट्टियों में, मम्मी पापा जब मैंने बताया कि हमको लेकर गए जी जी। दिल्ली दर्शन के लिए, और उस टाइम एयरपोर्ट उन्होंने हमें जब दिखाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए वो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे बस जन्नत ही मिल गई। अमिताभ बच्चन और रेखा, अच्छा। वो दोनों उस समय में एयरपोर्ट पे उन लोगों ने लैंड किया, हम्म। और उस समय में मिस्टर नटवरलाल उनकी मूवी लगी हुई थी। हाँ हाँ, तो उसका नटवरलाल। कोई प्रीमियम था या क्या था कि वो दोनों आए हुए, हम लोग एकदम से भौचक होकर उनको देख रहे हैं कि हम इनको साक्षात देख रहे हैं। और उस समय में ना जो ये स्टार हैं इनका क्रेज भी बहुत होता था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने बिल्कुल नजदीक से, जैसे आप बैठे हो ना, इस तरह से अमिताभ बच्चन को और रेखा जी को देखा, और रेखा के इतने सुंदर बाल, और उन बालों को मैंने हाथ तक भी लगाया, मैंने कहा कि आप रेखा हो, छोटे छोटे हम बच्चे अच्छा। हैं बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता था एक्चुअली। और अब तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरनेट से आके अंदर ही अंदर से जब मोबाइल पे यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और उनकी बच्चों की बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, आपस में फ्रेंडशिप नहीं है, बाहर नहीं खेलते, आउटडोर गेम्स जो है बहुत कम बिल्कुल हो गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कोई ऐसा गेम नहीं है हैप्पी जो हमने नहीं खेला हो, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो। जो भी ये स्टापू होता था, और वो पिट्ठू होता था, और जो है और तो और शाम को कोशिश करते थे कि मम्मी पापा के साथ जो है पार्क में जाएं, पार्क में जाके मम्मी की चुन्नी लेके हम, और एक मम्मी पापा को, मम्मी इधर से पकड़ लेती थी, पापा उधर से पकड़ लेता था, हम सारे बच्चे हाई जंप करते थे। सबकी जो फुटवेयर्स हैं, चप्पल्स हैं, वो सब इकट्ठी करके हम एक लाइन इधर लगा दी, एक लाइन इधर लगा दी, हम लॉन्ग जंप कर लेते थे। तो बहुत इंजॉय करते। मधुबन पार्क हिसार में जैसे जी होता था, तो उस मधुबन पार्क में हम लोग बहुत गए बचपन में। और एक फेयर लगता था, उस फेयर में जाना, और जो है हर तरह के जितने भी जो झूले होते थे, सब तरह के झूले हमने झूलना, जैसे भी राइड सब हमने झूल ली उसमें। और उस समय में एक वो मौत का कुआं होता था, बिल्कुल रेड बिल्कुल। क्रॉस का मेला लगता था, उसमें जाके देखना, मौत का कुआं था, हो उसको हैरानी से देखते थे, इतनी ऊंचाई से किस तरह से वो आग लगाकर उसमें कूदता था। तो ये सब चीजें आपके बच्चे बहुत मिस करते हैं। और हम लोगों ने मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे माँ बाप ने ना हमें बहुत अच्छी परवरिश दी, और उसी वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर, और आपको दुनिया को देखने का नजरिया भी जो है वो बदल जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो बचपन का आनंद लिया है वो 1980 और 90 वालों ने लिया है। बिल्कुल लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आनंद लिया हम लोगों ने। इतने हमारे फ्रेंड्स होते थे, और इतना हम लोगों को वेट होता था स्कूल में और जाने उसमें ना का। एक मैम एक बात और भी थी, मतलब बच्चे आपस में हल्के हल्का चैरिटी इकट्ठी करके ये चीज लेके आनी है, इकट्ठे बैठ के खाना है। हाँ। वो 10 रुपए में जो सुकून था आज के 1000 रुपए में नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि हम लोग कंजक बैठते थे। हाँ। तो कंजक बैठने में ना वो किसी के यहाँ से जैसे अगर 1 रुपया मिल गया ना, तो ये समझ लो कि खजाना मिल गया बस हमें। हाँ। उस 1 रुपए में हम पता नहीं क्या क्या, कितनी टॉफीज, कितनी भुजिया और गजक, पता नहीं क्या क्या उसमें हम खरीद के खा लेते थे। और एक चीज ना मैम और भी थी, जो 1980-90 वाला बचपन था ना, उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि 14-14 15-15 साल तक लड़के लड़की में फर्क होगा कि लड़के के साथ खेल रहे हैं। कोई फर्क सारे एक दूसरे की चोटी खींचना, मारना, थप्पड़ मुक्की, मतलब वो ऐसे चलता था कि जिंदगी का आनंद ले लिया। मैं कह रही हूँ कि हैप्पी, तुम तो बात कर रही हो 14-15 साल की। मेरी जब शादी हुई ना, शादी से पहले तक जो मॉडल टाउन में हमारा घर, वहां पर हिसार में, उसके बिल्कुल पास में पार्क है। तो उस पार्क के अंदर जो है वो अभी मम्मी के नाम से है उस पार्क को, क्योंकि मेरे मम्मी अब नहीं रहे, तो माता शकुंतला देवी के नाम से वो पार्क है। उस पार्क के अंदर, पहले उसका नाम कुछ और था, तो उस पार्क के अंदर जो है वो जो बच्चे 8, 9, 10 के जो बच्चे थे, उनके साथ मैं शादी से पहले तक खेलती थी। और जिस दिन मेरी शादी हुई, वो बच्चे सब मेरी शादी में आए और मेरे कान में आके कहते, दीदी अब नहीं खेला करोगे, आपकी शादी होगी। मैं कहती अब नहीं खेलूंगी। उसको याद हमेशा ताजी रहेगी। उनको उनको इस चीज का मतलब मेरी शादी की खुशी की बजाय उनको अफसोस ज्यादा हो रहा है कि अब तो इनकी शादी होगी, तो अभी तो हमारे साथ खेल नहीं पाएंगी। भी एक जोड़ीदार कम हो गया। हाँ। तो वो एक्चुअली ना उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, जो आनंद हम लोगों ने लिया है ना खेलने का, बचपन का, तो वो अब तो मुझे लगता है कि कहीं गुम सा हो गया। जी जी जी। बचपन की कोई ऐसी शरारत हो जिससे आपको सबसे ज्यादा डांट पिटी हो?
देखिए हमारा बचपन जो है वो जितना सुकून भरा था उतना ही एक मैं ये कहूँगी कि डराता भी था कि हमारे माताजी जो हैं उनको शरारतें जो हैं वो पसंद नहीं थी। कोई एक बच्चा चार में से शरारत करता था, पिटाई चारों की होती थी। अच्छा। तो मुझे एक शरारत मुझे याद आती है कि मैं क्योंकि सबसे बड़ी घर के अंदर, तो हमारे पापा इंजीनियर, तो उनके कोई कॉन्ट्रैक्टर, उनके कोई मित्र जो है वो घर पर आए, और उस समय में मोपेड जो है वो ना, मोपेड लूना मोपेड जो है वो नई नई चली थी, जी जी। बिल्कुल फ्रेश न्यू ब्रांड जो है वो मोपेड लेके वो आए, और हमारे घर के बाहर वो मोपेड खड़ी थी। और मैंने कहा अंकल ये क्या है? कहते बेटा तो बिल्कुल साइकिल के जैसी है और मोपेड है ये, कैसे चलती है? मैंने कहा अंकल ये, मैं उस समय में 8वीं क्लास में थी, 8th में थी। तो उन्होंने कहा बेटा किसमें कुछ भी नहीं है, बस ये स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट करके इसको ऐसे रेस दिया, और ये ब्रेक है और ये रेस है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं कहा अंकल मैं चला लूँ? कहते कि हाँ हाँ चला लो बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। तो हैप्पी मैंने वो मोपेड ली, और उसके बाद मैंने फटाफट अपनी सिस्टर को बुलाया, तो सिस्टर आ गई, वो बैठ गई। मेरा ब्रदर जो है वो लाइब्रेरी में गया हुआ था उसमें, में छोटा था, ही वाज इन 5th और 6th ऐसा कुछ। तो बच्चे उसमें हम लोग ना कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, चंपक, नंदन, लोटपोट और चंदा मामा, ये हम बहुत पढ़ते थे, ये वाली बुक्स जो है ना। और ये ना बहुत इनके अंदर बड़ा हेल्दी भी होती थी, बड़ी पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लगता था, तो बहुत मजा आता था। और तो वो लाइब्रेरी गया हुआ था, वो अपने कार्टून्स के जो ये है कॉमिक्स वगैरह पढ़ने के लिए। तो मैं वो मोपेड लेके सीधा उसके पास पहुंच गई, मैंने कहा कि तू भी आ जा। तो वो भी बैठ गया पीछे। अब देखो कि फर्स्ट टाइम मोपेड चला रही हूँ मैं, और 3-3 सवारी बैठी हैं, और हैप्पी जितनी रेस हो सकती थी उसकी मैक्सिमम, मतलब वो मैंने दे दी। तो हवा से बातें करने लगे हम, और एकदम से जो है वो ऐसा कच्चा सा रास्ता आया, और उसमें स्किड हो गए हम तीनों के तीनों, धड़ाम, बहुत पूरी तरह से गिरे। और किसी को पाँव पे चोट है, किसी को आंख पे चोट है, किसी को, तीनों के तीनों हम ये लोग जगह जगह से फूट गए बिल्कुल। फटड़ हो गए। हाँ, हमें मतलब हमें ये नहीं तकलीफ हो रही कि हमें चोट लगी, हमें डर ये लग रहा है कि मम्मी अब जाके पीटेगी कि भाई ये तुम लोग ये क्या कर रहे थे करके। हम फटाफट वहीं पर एक कोई ऑफिस था उसका, जो है वहां पर कूलर का पानी था, वहां पर फटाफट जाके अपनी अपनी चोटों को हम धो रहे कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक ठाक हैं करके। और वो मोपेड को लेकर हम वापस घर आए, और इतनी देर तक तो पूरा कोहराम मच चुका था, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। और वो जो अंकल थे उन्होंने बताया कि मेरी मोपेड लेके गई है आपकी बेटी, तो और वो पूरा हमारी पूरी जो है सब जगह पे ढूंढ रहे थे हमें। और जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई है, वो तो बहुत ज्यादा छोटा था, तो एक एक करके मेरे मम्मी ने हम तीनों की अच्छी सी पिटाई करी। और उसके बाद एक तो चोट लगी, ऊपर से पिटाई ऊपर से होगी। पिटाई, हमें पता था जिस चीज का डर था, हमें पता था हमारी मम्मी का कि भाई तो उसके बाद जो चौथा है ना, उसकी भी पिटाई हुई। उसकी क्यों हुई? उसकी हुई कि तू क्यों नहीं गया, सारे इकट्ठे ही मर जाते तुम लोग। तो मतलब ये जो है ना कि पहले वाले माँ बाप जो है वो जितना एंजॉय कराते थे ना, उतना उनसे डर भी लगता था। और उसके बाद हम तीनों को लेकर हॉस्पिटल में गए, हम सबको टेटनस के इंजेक्शन लगे। तो वो कभी भूलता नहीं है मुझे कि वो जो टाइम है कि मतलब बड़ी उसकी अजीब सी याद है। जी जी। कॉलेज का कोई यादगारी पल? कॉलेज में तो देखिए कि क्योंकि साइंस साइड से थे तो पढ़ाई थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स के साथ बंक करके एक मूवी देखने गए थे, जिसका आज तक मम्मी पापा को भी नहीं पता कि हम लोग बंक करके वो मूवी देखने गए थे। जी। वो भाग्यश्री की पहली पहली मूवी आई थी ना, मैंने प्यार किया, जी जी। सलमान खान और उसकी। तो सभी खूब सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलके हम लोग, और लड़के भी लड़कियां भी, वो बंक करके वो मूवी देख के आए थे। और एक और अजीब सी बात बताऊंगी हैप्पी, कि कॉलेज में हम लोग साइकिल पे जाते थे। तो साइकिल पे जाते थे तो क्या हुआ कि मैं साइकिल लेके गई, और मैं अपनी क्लास में बैठी आराम से। इन द मीन टाइम सर्वेंट जो है वो घर से आ गया, उसको साइकिल की जरूरत थी ले जाने के लिए। तो वो कहते दीदी चाबी दो, मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ और मेरे को काम है। मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ। मैंने उसको चाबी दे दी, वो साइकिल ले गया। साइकिल ले जाने के बाद उसके बाद मैं ऑटो वगैरह में या बस में, किस तरह से हम लोग कॉलेज से वापस घर आ गए। घर आ गए तो मेरे मम्मी तो एकदम से आग बबूला होके बैठी हुई। तो मुझे समझ नहीं आया कि मम्मी को क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी क्या बात हुई? कहते यही काम करने जाती हो कॉलेज में। मैंने कहा क्या काम? तो कहते इधर आ।
तो मेरे को लेके ना वो अंदर कमरे में गई और एक इतना बड़ा लव लेटर जो है उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या है। मैं कहा मम्मी मेरे को नहीं पता क्या है। कहते तेरी साइकिल के अंदर वहां पे टंगा हुआ था ये। तो ये जो सर्वेंट साइकिल लेने गया ना उसके अंदर ये टंगा हुआ था। उसमें हैप्पी कोई नाम नहीं कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा अच्छा लिखा हुआ खूब उसमें। तो कहते ये काम करने के लिए भेजती हूँ क्या तेरे को कॉलेज में। तो मुझे ना मतलब एक अजीब सी महसूस हो रहा है, मुझे मुझे इस चीज की खुशी भी हो रही है भी देखो कि कोई मेरे को कोई लेटर लिख रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है कि भाई ये अच्छा मैं जानती नहीं, मुझे कोई पता नहीं कौन कौन है कौन नहीं। और मुझे ये मैं कहा कमाल है वही लेटर को और सीधा ही मम्मी के हाथ में पहुंच गया, कोई मेरे हाथ तक तो आया भी नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद हैप्पी मम्मी मुझे लेके वो लेटर लेके कॉलेज में पहुंच गई दंदनाते हुए। और वहां पर जो हमारी क्लास टीचर थी एक सागर मैडम थी बहुत अच्छी, तो उनको जाके कहा कि ये देखो किसकी हैंडराइटिंग है, ये किसने ये हिमाकत करी है जरूरत करी है मेरी बेटी को ये लेटर लिखने की। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह मंगवाए या कुछ इस तरह से मंगवाए कि कहीं से पता लगे वो, लेकिन पता नहीं लग पाया आज तक भी मुझे, अभी तक भी नहीं पता चला अभी वो लेटर किसका था। लेकिन ये जरूर है कि वो इतना हंगामा सा मेरी मम्मी ने वहां पे क्रिएट कर दिया कि वो जो कोई भी होगा बेचारा डर के मारे दुबक के बैठ गया होगा कि भैया यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। भाई जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अगर उसमें से वो भाग्य रतन भी ये देख रहा है तो अब बता दें कि वो शरारत मैंने करी थी, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ जी, मतलब काफी सुकून भरे पल थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छा। मैंने कहा ना आपको कि हम लोगों ने सच में ही अपने बचपन को बहुत बहुत अच्छे से जिया, जी पूरा जी फुल जिसको कहना है पूरा अच्छे से हमने जी एंजॉय किया लाइफ जी। तो एम क्या बना रखा था मैम कि आगे जाके लाइफ में करना क्या है, ये एम कैसे डिसाइड हुआ? आप आईरस भी रहे हो आप, तो वो सपना बचपन से संजोया था या फिर ये था कि लॉटरी लगी थी कि हाँ यहाँ पर जॉब सेटल नहीं हो एक्चुअली गया? हैप्पी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स जो हैं हमारे वो कुछ ऑफिसर लाइन में थे, तो जब वो लोग घर पे आते थे अपनी सरकारी गाड़ियों में बत्ती वाली गाड़ियों में, तो लगता था कि यार ये तो हमें भी मिलनी चाहिए, ये कैसे मिलती है। और इसके अलावा एक मिस्टर मेहता करके डिप्टी कमिश्नर होते थे हिसार में, और उस समय में एक कोई बाल भवन में कोई कार्यक्रम हुआ था, तो छोटे स्कूल टाइम में थे, तो वो जब आए उनके साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनको सब अलग से सब उनको सर 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 करके, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से ही लगा कि ये चीज़ें हम भी तो कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर, हमें नहीं मिल सकती क्या ये सब बिल्कुल चीज़ें? बिल्कुल। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए मेरे फादर जो हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और मेरे फादर जो है गाँव में वो पढ़े और गाँव में आज तक भी उनका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया, जो टॉपर वो रहे 10th तक, स्कॉलरशिप उनको मिलती रही, और गांव से कितने किलोमीटर दूर जो है दूसरे गांव के अंदर वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, और वहाँ पे भी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट मेरे फादर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। और फिर उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र जो है रैक उस टाइम बोलते थे, तो वहाँ से फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग करी। तो पापा का बहुत ज़्यादा जो रुझान था हम लोगों को पढ़ाने का। जी जी। और आप देखिए कि न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना और जो भी करंट जो इवेंट्स होते थे उन पे डिस्कस करना, क्रिकेट का बहुत पापा को शौक था, पापा को देख देख के क्रिकेट का हमें भी बहुत शौक हो गया, मुझे ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की और इंडिया की जो भी टॉप जो भी हमारी क्रिकेट टीम थी ना, सबके जो प्लेयर्स हैं सबके उनके सबके नाम मुझे रटे हुए थे। जी जी। मुझे लगता था हाँ ये वो खेल रहा है, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था। वेस्ट इंडीज की वेस्ट इंडीज का बहुत क्रेज था उस समय में, तो जो है बहुत अलग ही तरह का माहौल था। तो जो जीके जो है हमारी बड़ी अच्छी थी, जनरल स्टडीज जो है जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो पापा का बड़ा कोशिश रहती थी कि भी हम लोग वो करें, तो मुझे लगता है कि शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये जो है कंपटीशन के एग्जाम्स दिए और उसके अंदर हम लोग सिलेक्ट हुए। और तो बहन भाई क्या करते हैं? मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने वेटनरी से मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेस किया है एनिमल न्यूट्रिशन में, और वो कुछ दिन जो है वो वेटनरी सर्जन भी रही,
और उसके बाद फिर वो सर्विसेज के थ्रू, HPSC के थ्रू जो है सिलेक्शन हो गया। राइट नाउ वो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है। जी जी। और उससे छोटा ब्रदर जो है वो भी HCS के थ्रू सिलेक्ट हुआ, वो जॉइंट कमिश्नर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। और उससे छोटा ब्रदर जो है उसने इंजीनियरिंग किया कुरुक्षेत्र से ही। और उसके बाद राइट नाउ वो डिप्टी एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर है। जी। तो अब बहन भाइयों को कितना कितना समय मिल जाता है साल में इकट्ठे होने का, जब आप अपने बचपन की यादों को ताजा करते हो, जी जी। या कुछ ऐसे पल होते हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, कितना समय मिलता है? हम लोग जब भी मौका मिलता है, देखिए हम्म, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम सभी जो सिबलिंग्स हैं हमारे अंदर आपस में बहुत ज़्यादा अभी तक भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए प्यार है। और जब भी किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि सबके सब जाकर उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें, उसकी जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करें। और इसका फायदा हमें फिर ये मिलता है कि हम लोगों के जो बच्चे हैं वो भी आपस में, जो को ब्रदर्स को सिस्टर्स हैं, वो भी मतलब जो आपस में जो है उनका बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छा जो है एक दूसरे के साथ सभी का बहुत अच्छा तालमेल है। और जैसे जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं या कि जो मेरी भाभियां हैं, सबका आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार। जी जी। जॉब आपने की है, 21 साल लगातार आपने जी, नौकरी करी है। जी, जी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें कोई चुनौतियां भी आई उस नौकरी में? हैप्पी, देखिए इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर आप महिला हैं तो आपको चुनौतियां तो का सामना तो करना ही पड़ता है, आपको जी जी। ज़रूर करना पड़ता है। और बिल्कुल चुनौतियां आई, लेकिन मैंने अपनी जो उस लाइन को भी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी सॉट आफ्टर, जिसको बोलते बिल्कुल हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये रहता है कि भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक टेरर सा होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और जहाँ कहीं पर भी मुझे बहुत जगह पर जो है वो इनकम टैक्स की रेड करने के लिए, सर्च करने के लिए कई जगह पर जाना पड़ता था। तो मुझे ध्यान है कि हम जहाँ कहीं चले जाते थे तो उस घर में उस दिन खाना नहीं बनता था। तो इतना उन लोगों को इस चीज़ की दहशत रहती थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आए हैं, उनको वो ताउम्र उनको वो इंसिडेंस याद रहता था कि इनकम टैक्स की रेड हमारे घर में पड़ी है करके। तो एक बार मुझे याद है कि हम लोग जैसे इनकम टैक्स की रेड के लिए गए, तो हम लोग सर्च कर रहे थे कि भाई इनके लॉकर्स जो हैं उनकी चाबियां कहाँ हैं। हमने उनको कहा भाई अपनी चाबी दो, आपके लॉकर्स खोल के देखेंगे हम क्या क्या है उसमें क्या नहीं। तो उन्होंने लॉकर्स की चाबी को कहीं छुपा रखा था, लेकिन हम लोग ढूंढते रहे कहीं मिली नहीं। तो उनके घर में छोटा सा बच्चा था एक, तो वो बच्चा कहते आंटी चाबी ढूंढ रहे हो, चाबी देख रहे हो ना? कहते वो तो मम्मी ने दूध में डाली हुई थी। तो तो वो उसके बाद उस बच्चे की बेचारे की काफी पिटाई भी हुई, लेकिन जो है एक अलग सी तरह का एक्सपीरियंस था वो भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एज एन ऑफिसर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। जी जी। और नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स जो है उसका अवार्ड भी मुझे मिला। जी जी। बचपन से एक सपना संजोया, कॉलेज की लाइफ में उसको पर दिए कि मैंने सरकारी नौकरी लेनी है, मैंने बत्ती वाली गाड़ी लेनी है। जी। आखिर क्विट क्यों किया? मैंने हैप्पी जैसा पहले भी बताया कि मैं जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। मुझे बहुत लगता था कि मैं किसी गरीब के लिए कुछ कर सकूँ, किसी ज़रूरतमंद के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो ये मेरा नेचर बचपन से ही रहा। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ वही चीज़ मुझे खींचकर जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर लेके गई, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकते हो। अभी भी बिलीव नहीं करोगे कि एज एन MP मेरे पास जो लोग आए, कई हमारी माताएं बहनें आई, और वो आंसू बहाते हुए आई और वो खुशी खुशी जो है काम के बाद वापस गई। तो वो सुकून, एक जो आपको एक सोल सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, मुझे लगता है कि वो शायद उसी के लिए ही मुझे परमपिता परमात्मा जो है वो राजनीति में लेकर आए। जी जी। और मुझे बहुत किसी के भी दुख को दूर करके या के भी वो उसके आंसू को पहुंचकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी और जी। शायद इसीलिए स्विच हुआ ये ऑफिसर लाइन से राजनीति की तरफ। जी जी। तो राजनीति में आने का सफर है वो कब शुरू हुआ, और जब आप नरेंद्र मोदी जी से मिले, जिस समय पहली बार आप देश के प्रधानमंत्री से मिले, वो पल कैसे थे? कैसे मिलना हुआ? कौन माध्यम बना उसके जी, बीच में? माननीय मोदी जी जो हैं उनसे सबसे पहले जो है मिलना हुआ, एक हमारे सुभाष चंद्रा जी हैं, हम्म। उनके फैमिली में कोई मैरिज थी, और उसमें उस समय में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जी जी। तो वो उस फंक्शन में आए थे, उस समय में भी सब लोगों में उनका बहुत क्रेज था। हम्म। हमें भी ये था कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी को देखना है, ये मोदी जी हैं। तो मैं और मेरी फैमिली हम लोग उस मैरिज में हम पहुंचे थे, और हम मोदी जी से फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिले, और मेरे मम्मी भी मेरे साथ में थे। तो हमने मोदी जी को नमस्ते नमस्ते किया, और मोदी जी ने कुछ देर रुक के
जैसे है। तो वो पूछा हाँ कैसे हो, और बिल्कुल ठीक, कैसे हो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। जी जी। तो उनका जो लोगों के साथ एक बिना ही किसी जान पहचान के भी देखिए उनसे मिलना, उनसे उनकी इंटरेक्शन, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो कनेक्ट करते हैं आम पब्लिक के साथ जो है। तो उसके बाद फिर जो है हमारे कोई नोन थे जो अब्रॉड रहते थे, जैसे ओवरसीज में, तो वहाँ पर कोई फ्रेंड थे को, तो उन्होंने जो है ये एक प्रपोजल उनके सामने रखी, और तो उन्होंने पूरा मेरा डिटेल मंगवाया, और उसके बाद उन्होंने यस किया कि हाँ ठीक है, ये तो इनको तो हम राजनीति में लेकर आएंगे, और इनको बस नौकरी बहुत हो गई है, और अब जो है ये राजनीति में आएंगे। और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 2013-14 की बात है ये। जी जी आज जी। से आप देख लो कि कोई कितने साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं। तो घर पे इस बात का क्या असर था, हस्बैंड ने घर क्या पे इस सोचा? बात का ये असर था कि हस्बैंड और बच्चे, उन लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मम्मी पापा, क्योंकि आप देखिए कि पुराने थोड़े समय के, तो उनको बिल्कुल। बहुत धक्का लगा इस बात का, और उन्होंने बिल्कुल भी जो है मुझे इस बात के लिए सराहा नहीं, और मुझे एनकरेज नहीं किया कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के और जो है वो राजनीति के अंदर आऊँ। उनको लगता था कि बेटा राजनीति जो है वो उसका रेपुटेशन जो है उस समय में और भी ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सरकारें जिस तरह से रही और जिस तरह से जो पॉलिटिशियंस रहे, तो बैड नेम में ही ज़्यादा रहता था। मोदी जी के आने के बाद जो है ये लगा सबको कि भाई हाँ, नई राजनीति के अंदर आप सेवा भाव से भी आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एनकरेज नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी जी। इन लॉस परिवार कैसा है? इन लॉज परिवार जो है वो, मेरे हस्बैंड जो है वो ही इज द यंगेस्ट वन। 10 बहन भाई और उनमें से सबसे छोटे। अच्छा। तो इसलिए जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ थी वो मेरे मम्मी पापा की उम्र की जो है वो थी। तो उनमें से जो है, जैसे मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी इसलिए जो है मेरी 2 सिस्टर इन लॉ और 3 ब्रदर इन लॉ और एक मेरे हस्बैंड, तो वो लोग हैं। बाकी तो सब अपने अपने सेटल हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब अपने अपने सेटल। जी जी। तो और मेरे शादी जो के पल। मदर इन लॉ हाँ जो जी। है वो तो फादर इन लॉ तो मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। मदर इन लॉ वो हमारे साथ रही, लेकिन अभी तो 10-12 साल हो गए, वो भी एक्सपायर हो गई। जी जी। तो शादी के पलों को कैसे बयान करेंगे, जब दुग्गल साहब के साथ आपकी शादी हुई, वो मोमेंट्स कैसी थी? लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज नहीं, है? बिल्कुल अरेंज मैरिज है जी, 100% अरेंज मैरिज है। और रादर एंगेजमेंट, शादी से पहले जो है, एंगेजमेंट होने के बाद तक भी मैंने देखा तक नहीं था। अच्छा। जी। जी जी। तो मतलब बिल्कुल अरेंज मैरिज है, और हमारी, और माँ बाप ने कहा कि भाई यहाँ शादी करनी है तो ठीक है। जो माँ बाप ने कहा, माँ बाप के हम बहुत ही ओबीडियंट बच्चे हैं जी जी। इसलिए जहाँ माँ बाप ने कहा हमने शादी की। और जो शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कतें भी आई, क्योंकि जो उनका जो, जैसे मैंने कहा कि 10 बहन भाई जो है, और हम लोग सिर्फ 4 बहन भाई थे। तो जो जिस तरह की उसमें थोड़ा अंतर तो रहता ही है एडजस्ट करने में। जी जी, बिल्कुल। इतने बड़े परिवार के अंदर एडजस्ट करना और सभी को खुश रखने की कोशिश करना। और सबसे छोटे? हाँ, और सबसे छोटे, मैं घर जी में जी। सबसे बड़ी अथॉरिटेटिव, और ये सबसे छोटे, सबको यस 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 सबको वो करना, तो बिल्कुल कंट्रास्ट सा हो गया। तो लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। जी जी जी। तो माहौल कैसा था घर का, नेचर कैसी है दुग्गल साहब की? बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही सपोर्टिव नेचर है उनकी, बहुत ही अच्छी है। और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज राजनीति में हूँ। और अगर, क्योंकि देखिए अगर आपको घर भी संभालना है और राजनीति भी संभालनी है, तो ये तब तक महिला के लिए खासकर पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे। जी जी जी। और उसके बाद तो मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि मैंने जब चुनाव लड़ा तो मेरे मम्मी कई कई गांव के अंदर गए मेरे कैंपेनिंग करने के लिए, पापा भी, और सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मुझे फैमिली का बहुत जबरदस्त सपोर्ट। जी। 2014 में आपने पहला चुनाव लड़ा, जी उस चुनाव में हार हो गई थी, जी। तो तब कैसा था? भी यार नौकरी भी छोड़ दी और आप राजनीति में पैर रखा था, तो चुनाव हार गए, तब उस समय आपने क्या महसूस किया? परिवार वालों का क्या सपोर्ट था? हैप्पी, उससे भी पहले जो एक प्रॉमिस कह लो, या कि जो एक कमिटमेंट कह लो,
उसकी वजह से मैं राजनीति में आई, तो ये था कि मुझे सिरसा से मेंबर पार्लियामेंट की टिकट मिलेगी। जी जी। और मुझे बकायदा कहा गया कि हम्म। आपको जब कहा जाएगा तभी आपने क्विट करना है जॉब से, जी जी। और जब आपका टिकट फाइनल हो जाएगा। मेरा टिकट फाइनल हो गया था सिरसा से 2014 के अंदर लोकसभा का। जी। तो लेकिन देखिए कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा जो है वो किसी को मिलता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि हमारा कुलदीप बिश्नोई जी के हज का पार्टी के साथ अलायंस था, और उनको उस समय में हिसार और करनाल दो ये सीटें उनको दी गई थी। लेकिन मेरी, क्योंकि मैंने रिटायरमेंट के लिए अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट बीआरएस के लिए मैंने डाला था, तो वो क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से होना था। अगर आप जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हो तो वो फाइनेंस मिनिस्टर से ही आपको रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट होना था। तो उस प्रोसेस में समय लग गया कुछ तो, और कुछ इस तरह की कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बना कि जो हजका की पार्टी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, उसको करनाल की बजाय सिरसा की सीट जो है वो दे दी कि आप और मुझे जो है मेरी इधर से तो वीआरएस हो गई, इधर से नौकरी चली गई और उधर से टिकट भी नहीं मिली। तो आप वो पल सोच के देखिए कि मेरे माँ बाप जो कहते थे कि बेटा हम आपको कह रहे हैं कि ये अनसर्टेन फील्ड है और आप इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के राजनीति में मत जाइए, और आप ये देखिए जो हम डर रहे थे जिस चीज से वही हुआ, आपकी नौकरी भी चली गई और आपको टिकट भी नहीं मिली। तो लेकिन मेरी कमिटमेंट पार्टी के लिए, संगठन के लिए थी कि ठीक है, मैंने अगर अब पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, भाजपा को मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं अब पूरा शिद्दत के साथ इस संगठन के साथ जुड़कर काम करूँ। जी जी। 2019 की बात करें तो एक कहते हैं कि लहर की तरह आपकी सिरसा में एंट्री हुई थी, और वो जो जीत थी एक बम्पर जीत थी। बिल्कुल। तो वो अनुभव आपका कैसा था कि जब सुनीता दुग्गल सांसद बने सिरसा के, तो वो उन पलों को कैसे साझा करेंगे? मैंने बताया कि 2014 में जब टिकट नहीं मिली थी, तो उसके बाद 2014 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, तो मैंने रतिया से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। माननीय गृह मंत्री जो है उस समय में अमित भाई शाह जी जो हैं, वो बाकायदा मेरे कन्वेंसिंग के लिए, मेरी कैंपेनिंग के लिए जो है रतिया में आए, और उन्होंने माहौल देखकर ही जब हम उनको सी ऑफ करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और ये सीट निकल सकती है, थोड़ा ध्यान रखो इस सीट का। हमारे प्रभारी जी हैं, उनको उस समय में साथ बैठे थे, तो उनको कहा। तो लेकिन वही, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि केवल और केवल 435 वोट से मैं उस समय में रह गई। 50,500 वोट मुझे मिले, रिकॉर्ड मत प्राप्त हुए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतने मत इससे पहले रतिया में कभी मिले नहीं थे। और उसके बाद फिर 2019 के अंदर मुझे मौका मिला, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। वो फतेहाबाद में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई, और बहुत अच्छा माहौल चारों तरफ जो है वो भगवा में माहौल को रखा था। और मुझे भी सौभाग्य मिला, 3,20,000 से मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी, उनको उस समय में हराया था, और मुझे सांसद बनने का मौका मिला। बहुत अपार स्नेह मुझे सिरसा लोकसभा की जनता से मिला। कोई एक भी विधानसभा ऐसी नहीं थी कि जिसमें हम लोगों ने लीड ना ली हो। सब में हमने लीड लेकर, सभी विधानसभाओं में लीड लेकर, और 3,20,000 मतों से हम लोग जीते। जी। अब मैम देखो, औरत का, कोई भी औरत हो, औरत का दूसरा नाम चुनौती है। जी। हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। आदमी देखो किसी भी फील्ड में निकल जाए, कोई नहीं देखेगा, एक बात बोलते हैं, यार मेहनती है, करना ही था, ये तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर्द है। लेकिन जब औरत निकलती है तो कहते हैं ना, भी ये दुपट्टा है, इसके 4 कोने हैं, चारों कोनों को उसको बांधकर बिल्कुल चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर। क्या लगता है, इतनी चुनौतियां औरत सहती है, गलती नहीं होती, फिर भी दोषी करार कर दिया जाता है? हैप्पी, देखो ये अभी मुझे लगता है कि और थोड़ा समय लगेगा। हालांकि हम सौभाग्यशाली हैं, और मुझे तो बल्कि मौका मिला नारी वंदन अधिनियम पे बोलने का। जी। जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन हुई है, हमारी सरकार ने की है, हमारे मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, तो आने वाले समय में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, और उससे मुझे लगता है कि माहौल जो है उसमें और ज्यादा सुधार होगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि महिलाओं के लिए बहुत चुनौतियां। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये लगता है कि ये महिला जो है वो इसका मेहनती भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़ी लिखी भी है, तो और ज्यादा मुझे लगता है कि शायद जो मेल जो डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी है, तो इसमें शायद और भी ज्यादा उनको
चुनौती नजर आती है, तो इसलिए और भी ज्यादा उनको लगता है कि किस तरीके से इसको निप इन द बड, इसको किस तरह से इसकी टांग खींची जाए, इसको किस तरह से पॉलिटिकली जो है इसको कमजोर किया जाए। मुझे लगता है कि चुनौती जबरदस्त रहती है। क्योंकि ना और मैंने मैम ये चीज देखी है कि कोई औरत काम कर रही है, फील्ड में काम कर रही है, तो उसकी तरफ ना निगाह ऐसे टिक जाती है ऐसे, तो सब कई बार वो ना चाहते हुए नजरें झुका लेती है कि यार ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, और सामने वाले की सोच होती है यार ये तो है ही ऐसी। मतलब ऐसी जब चीजें देखने को मिलती है, फील्ड में महसूस करते हैं इन चीजों को, कई बार धक्का नहीं होता लेकिन वो धक्का लगता है कि हाँ ये हमसे आगे क्यों चल रही है। कोई औरत नया काम स्टार्ट करती है, नया बिजनेस शुरू करती है, तो कहते हैं ना भी घर से तो जो सुनना पड़ता है वो तो सुनेगी सुनेगी, लेकिन बाहर से भी एक औरत होने का एहसास हो जाता है कि नहीं। देखिए, कभी ऐसा आपने महसूस किया है? मैंने बताया कि क्योंकि हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी बोल्डनेस के साथ। बचपन में भी मैंने कितनी बार ऐसे इंस्टेंस हुए कि जब मैंने खींच के थप्पड़ जो हैं वो लगाए हैं जिस किसी ने भी हिमाकत करने की कोशिश की है, उसके बाद आपकी एक इमेज बन जाती है कि भी इससे पंगा नहीं लेना और ये उल्टा पड़ सकता है। जी जी। तो इसलिए मैं तो सबको आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, बेटियों को, महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप जो है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर इंटरनली स्ट्रांग हैं, आप अगर अपने चाल चरित्र से अगर आप स्ट्रांग हैं, बिल्कुल, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा जाए आपके ऊपर। ये आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि दुनिया जो है ना वो मौका ढूंढती है, मौका तलाशती है कि इसमें कहीं कोई कमी नजर आए, कोई कमी नजर आए, कोई कमी नजर आए। तो आपको जो है अपने आप को स्ट्रांग करके आपको रखना पड़ेगा, और अगर आप स्ट्रांग हैं तो देखिए फिर किसी की हिम्मत नहीं है, आप रसगुल्ला नहीं हो कि उठा के आपको मुंह में डाल जाए। जी 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 जी। 2019 में आप सांसद बने जी, लेकिन 2000 कह सकते हैं कोविड काल का बहुत बड़ा समय आया, उसके बाद शुरू हुआ किसान आंदोलन, जन आंदोलन, जिसके बीच बीजेपी सरकार का धड़ाधड़ विरोध था। मैं भी उसका हिस्सा रही हूँ। तो कैसा महसूस होता था तब कि यार सरकार अच्छा कर रही है लेकिन किसानों में त्राई त्राई मची हुई है। आपका विरोध बहुत ज्यादा हुआ, होता था विरोध, पुतले साड़े जाते थे। वो अनुभव कैसा था, वो कैसे देखते थे उस चीज को? मैंने कभी भी ना उनको, हमारे किसान भाइयों को मैंने कभी भी अपने से अलग करके नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत तब आती है जब आप उनको अपने से अलग करके देखते। मुझे लगता था कि आज अगर इनके मन में किसी बात को लेकर रोष है तो वो रोष कभी ना कभी ठंडा भी होगा। तो हमें अभी अगर हम आपस में घर में बहन भाई जो है उनकी भी तो छोटी छोटी बातों में कई बार झगड़ा हो जाता है, किसी बात के ऊपर हो सकता है हम लोग एग्री ना करें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग फिर उसके बाद कभी बात ही नहीं करेंगे। तो मैंने कभी भी हमारे किसान भाइयों को अपने से अलग नहीं समझा। मैंने यही समझा हमेशा कि ये हमारे भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं और हमारे ही बुजुर्ग हैं। तो इसके अंदर ये सभी जो है इनको हम जितना ज्यादा अगर वो उधर से वो रोष में है और इधर से मेरा भी ऐसे तरह बिहेवियर अगर हो जाता तो आप देखिए बहुत जगह जगह पर क्लैश हो जाता। लेकिन एक जगह पर भी जो है जहां पर होने की कहीं गुंजाइश भी रही तो मैंने डट के वहां पर उनको अपनी बात बताई कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों की बात को मैं ऊपर रख रही हूँ। एक जगह पे तो मैं कहीं भोग पे गई थी, भावदीन में, और वहां पर उस समय में पीक पे था जो है ये आंदोलन जो है। और आप देखिए कि भोग पर भी हमें छुप छुप के जाना पड़ता था कि भी हम चुपचाप भोग में जाके चुपचाप जो है आराम से आ जाए ताकि कहीं किसी तरह का कोई क्लैश ना हो। और वो भोग में जाने के बाद जैसे कुछ हमारे भाइयों को पता लगा कि भाई सांसद महोदय यहाँ पर आई हैं और वो भोग अटेंड करने के बाद जैसे ही हम जाने लगे तो पूरी पुलिस प्रशासन हमारे साथ, आगे पीछे कम से कम भी आप ये देखिए 25-30 गाड़ियां जो हैं वो जो हमारे साथ, और पुलिस प्रशासन वो अलग से। और वो हमारे भाई जो है वो एक संकरी सी रोड उस पे से हम चुपचाप जा रहे थे कि जो है ज्यादा कहीं कोई किसी तरह का कोई वो आपस में वो हो ना। लेकिन सामने से वो लोग आ गए और हम लोग बीच में ऐसे फंस गए कि भाई ना हम पीछे जा सकते हैं ना हम आगे जा सकते हैं। पुलिस एकदम से चारों तरफ से आके उन लोगों को घेरने लगी और वो आपस में उनकी वो होने लगी। तो उस माहौल में, इतना मतलब गर्म माहौल जिसको बोलते हैं, उस माहौल में मैं उतर के अपनी गाड़ी से और मैं उन किसानों के बिल्कुल बीच में जाके खड़ी हो गई, जबकि सारे हमारे पुलिस प्रशासन वाले थे कि मैडम आप नहीं आओ, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मैंने कहा कि अनहोनी क्यों होगी, मैं कोई इनसे अलग थोड़ी हूँ। अनहोनी तब होगी जब
मैं अपने आप को इनसे अलग समझूं, ये मेरे भाई हैं। मैंने कहा हमारे बड़े हैं, ये हमारे बच्चे हैं इसमें, तो मैं जाके इनसे पूछती हूँ कि आप बताओ। और हैप्पी वही हुआ कि मैं बिल्कुल बीचों बीच जाके खड़ी होगी, और उनमें शुरू में बहुत रोष था कि आप ये कानून लेकर आए हो, और क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एमपी बनाया, सांसद बनाया। मैं कहा बिल्कुल बनाया ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿल्कुल ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਤੇ? हैप्पी उनको बात समझ में कहती भैन जी तुसी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कह रहे हो, तुसी साडी भैन हो, कोई नहीं तुसी जाओ जाओ जाओ। तो बात सिर्फ ये है कि बातचीत से हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंचे। टकराव जो है वो किसी भी चीज का हल नहीं। तो इसलिए उस माहौल के अंदर भी मेरे साथ कभी कोई किसी तरह की बदतमीजी नहीं हुई। मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात रखी, और हम देखिए फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हुए ना, वापस हुए वो बिल जो है, उसके बाद फिर वो कानून वापस हुए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी आपस में कहीं कुछ एक दूसरे के साथ अगर हम एग्री नहीं करते हैं तो उसका समाधान हमें बैठ के निकालना चाहिए, बातचीत से निकालना चाहिए। जी जी। किसान आंदोलन हुआ जी, राजनीति में आप पूरे सक्सेस रहे हो, और चर्चा भी हुई है अभी। सुनीता दुग्गल ने सिरसा के लिए बहुत किया जी, बहुत सौगातें हैं जी, पीएम साहब से ला कर दी हैं, ऊपर से सिरसा को विकास की और सांसद है वो लेकर गई है जी, और उसके बाद उसी के बीच में जन्म लिया सरपंच आंदोलन ने। जी। अगर इधर आप शेर थे तो दूसरी तरफ बात करें सरपंच एसोसिएशन की जो प्रधान थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके साथ भी आपका काफी बार सामना हुआ है। उन पलों को कैसे देखते हैं, उनको कैसे आपने आपस में तालमेल कैसे बिठाया उसके बीच में? देखिए ऐसा था कि जो उस समय में वो प्रधान, आप नाम लेते हैं जो, जी तो उनकी ना राजनीतिक इच्छा थी। जी जी जी। उन्होंने किसान आंदोलन का आड़ लेकर और अपनी पॉलिटिकल जो उनका मोटिव था उनको साधने की कोशिश की। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ वो किसान आंदोलन या सरपंच आंदोलन में ही थे केवल, तो फिर उसके बाद वो राजनीति ना करते। लेकिन उन्होंने उसके बाद राजनीति की, शायद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, कोई पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने शायद जी जी कांग्रेस ज्वाइन की। टिकट विकेट के लिए भी डिमांड किया उन्होंने, वो सब टिकट मिली नहीं मिली उनको, आई डोंट नो। लेकिन जब आपका मोटिव कुछ और होता है तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कोई आड़ लेकर, आप किसी एजुटेशन की आड़ लेकर और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करें। आपको राजनीति करनी है, आप खुल के राजनीति करो। आप ठीक है, आपको कांग्रेस पार्टी की करनी है राजनीति, आप कांग्रेस पार्टी की करो, बीजेपी की करनी है, आप बीजेपी में आओ। लेकिन आप आड़ ले रहे हो किसान आंदोलन का, आड़ ले रहे हो आप जो सरपंचेस का आंदोलन है उसका, और करनी आपको राजनीति है। तो मुझे लगता है कि वो लोग धीरे धीरे इन बातों को समझ जाते हैं। तो इसलिए जहां कहीं पर भी उनको लगता था तो वो जो है कहीं कई जगह पर, जैसे मेरी गाड़ी को जो है वो तोड़ा गया डंडों से और आगे आके खड़े हो जाना उसके, तो ये कई बार हुआ। लेकिन मैंने इग्नोर किया उनको, बहुत ज्यादा मैंने तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा कि ठीक है कि कोई अपनी इन आंदोलन के माध्यम से कोई अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहता है तो हर किसी का अपना अपना तरीका है राजनीति करने का। महिलाओं के लिए राजनीति कितनी संतुष्टदायक है? महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए अगर आप जो है सच में कुछ करना चाहते हैं, खासकर महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए, अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो राजनीति में जरूर आना चाहिए। लेकिन राजनीति करने के लिए आप पीछे आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप जो है वो सेवा भाव से राजनीति करना चाहते हो या कि आप जो है वो आपका मंशा कुछ और है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना दामन पाक साफ रखते हुए राजनीति अगर करनी है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। जी। हरियाणा पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे? अच्छे रहे, क्योंकि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे और मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया। चाहे हमारे वहां से कोई एमएलए है या नहीं है, उन्होंने जहां कहीं पर भी उनको लगा उन्होंने जाकर
बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया। जी जी। 2024 में आपकी टिकट कट गई, जी अशोक तंवर को जो बीजेपी की टिकट है जी वो उनको दे दी गई। जी काफी लोगों का कहना है कि जी जो दर्द था सुनीता दुग्गल का जी। वो स्टेज पर झलकता था, हम्म, और काफी बार बयान करने की कोशिश भी की है। भांजी और भांजा टॉपिक भी चला था कि भांजी को सीएम साहब ने दूर कर दिया। उसमें क्या सच्चाई थी मैम? क्या वाकई वो दर्द था, या फिर ये था कि नहीं मैंने सेवा बहुत कर ली और जो फैसला है वो बिल्कुल सही है? देखिए हैप्पी, अगर आप राजनीति करते हैं ना हम्म तो आपको बहुत बार पार्टी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, पार्टी की योजनाओं के हिसाब से जो है, पार्टी के जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, उनको स्वीकार करना होता जी है। जी जी। आप तो 2024 की बात कर रहे हैं, 2014 में भी तो ऐसे हुआ था। हम्म 2024 में 14 में मेरी मेरी नौकरी चली गई थी, उधर से टिकट चली गई थी। हम्म लेकिन मैंने तभी स्वीकार कर लिया था कि जब मैंने एक भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब मैंने जो है इसको स्वीकार किया है, तो उसके फैसले भी मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने तब भी स्वीकार किया था। और उसके बाद 2024 में स्ट्रेटेजी के तहत जिस तरह से जो है एक योजना के हिसाब से जो कोई योजना बनती है, कोई भी चुनाव जो लड़ा जाता है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, जो है पार्टी योजनाएं जो है वो सोचकर, कुछ मन में सोचकर, तो उस योजना के तहत जो निर्णय किया जाता है, तो जो है निर्णय लिया गया और मैंने उसको सर माथे पे रखा। और पूरा जो है हमने भाग दौड़ करके कोशिश की कि हमारी यहाँ से जो है फिर से ये सीट हमें हमारी निकले, यहाँ से हमारा सांसद बने। जी जी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हस्बैंड आईपीएस हैं जी और आप सांसद थी, और अब भी अच्छे कार्य हैं वो सरकार में रहकर आप कर रही है, तो आप में अब तालमेल कैसा रहता है? तालमेल हमारा शुरू से ही बहुत अच्छा है। टाइम कितना का मिलता है आपस में इकट्ठे रहने का? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी जैसे मैं सिरसा, मेरी लोकसभा है, मैं सिरसा में हूँ और वो वहाँ उधर उनकी पोस्टिंग फरीदाबाद में है जैसे। तो लेकिन फिर भी कोशिश रहती है हमारी कि बच्चों को हम लोग इकट्ठे, हम लोग कहीं ना कहीं वीक में एक बार तो कम से कम कहीं जाके आए बाहर, ताकि आपस में सब एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, शेयर कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को भी, और अपने खुशनुमा पल जो है हम लोग इकट्ठे बिता सकें। तो तालमेल तो देखिए बनाकर ही चलना पड़ता है आपको, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि, और क्योंकि और पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो सेक्रीफाइस, आपको त्याग बहुत करना पड़ता है, आपको फैमिली को आपको दरकिनार करना पड़ता है, अपनी हेल्थ को भी आपको दरकिनार करना पड़ता है। मैंने जितनी मेहनत की, जितना काम किया, 100% मेरी पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस थी। पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं था मैंने अपने इलाके का जो ना उठाया हो। मुझे जब भी मौका मिलता था माननीय स्पीकर महोदय को मैं रिक्वेस्ट कर करके भी, नहीं मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे मेरे इलाके के बारे में बोलने दीजिए। जी जी। मैंने कोई ऐसा मुद्दा मुझे नहीं लगता कि कोई छोड़ा हो जो मैंने अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने इलाके का ना रखा हो। रेलवे की बात करें, जितनी यहाँ पर ट्रेन्स जो हैं मैं लेकर बहुत बड़ी लगता कि आज तक भी कभी कोई सांसद यहाँ पर ट्रेन्स जो है वो इतनी ट्रेन्स लेकर आया हो, इतनी कायाकल्प जो है रेलवे स्टेशन की, अगर आप जाकर देखें, आपने पहले का अगर देखा और अब आप जाकर देखें, आपको दिन रात का अंतर उसमें नजर आएगा। बहुत मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, मैंने खूब मेहनत की, और कभी कोई मौका छोड़ा नहीं मैंने हमारे रेल मंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखने का। और उसका मुझे ऑफिसर से भी, अगर मंत्री जी ने किसी काम के लिए हाँ कर दिया लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ, तो ऑफिसर से मैं मिलके उनको मैंने कहा कि ये काम रेलवे मंत्री जी ने किया तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो करो। जी जी। और देखिए जब तक आप किसी चीज के पीछे नहीं लगते हो ना, तब तक काम जो है वो आसान नहीं होता करवाना। जी जी। चाहे हम अब इसमें गोरखधाम ट्रेन की बिल्कुल सिरसा निवासी जो है। अब गोरखधाम से याद आया मैम, आपने ट्रेन में सफर किया था, सांसद थी, वो पल कैसे थे? उसको कैसे महसूस किया जब कोई जैसे देखता है, कोई मेरे जैसा भी देखता है, यार सांसद ऐसे सब ट्रेन में बैठी है, तो वो कैसे फील किया? देखिए मैं वो इसीलिए मैं करती थी, और अभी भी मैं जब भी मौका मिलता है तो करती हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना कि एक आम इंसान को भी ये महसूस हो कि हमारे सांसद भी हमारे साथ ही जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और सरकार ने ये जो सुविधाएं दी हैं वो आम जनमानस के लिए हैं, आप लोगों के लिए सुविधाएं हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कितने हमारे ऐसे को पैसेंजर्स जो हैं उस समय में जानकारी होगी कि भी हाँ मैडम जी इसमें आते हैं, बल्कि कई लोग तो वेट करते थे कि मैडम आएंगे तो हम भी उसी में ही चलेंगे, तो मैडम से मुलाकात होगी इस बार। तो गोरखधाम को सरेंडर कर चुके थे सिरसावासी की, गोरखधाम नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, बिल्कुल उन्होंने मन में सोच लिया था कि गोरखधाम यहाँ नहीं आ सकते। वो गोरखधाम हिसार में कितने घंटे खड़ी रहती थी, उस गोरखधाम को हम लेकर आए सिरसा तक, बठिंडा तक हो गई,
उसका कितना यहाँ के लोगों को कितना फायदा है। बिल्कुल। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी हमने सिरसा को अब देखिए नॉर्थ ईस्ट तक से जोड़ दिया, अगर तल्ला तक त्रिपुर सुंदरी ट्रेन जो है वो यहाँ से आई। और इसके अलावा कोटा की ट्रेन तो मुझे लगता है कि एक यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल। कोटा जो है वो स्टार्ट ही सिरसा से होती है। और चाहे बच्चे जो कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं उनके माँ बाप से आप पूछ के देखिए, बेटियां खासकर जो है कितनी उनको दिक्कत होती थी कोटा में छोड़ के आने के लिए, और अब वो सुकून से यहाँ पर उसका सब कुछ बांध के यहाँ पर बिठा देते हैं, टाटा बाय बाय यहीं से कर देते हैं बच्चों को, और बच्चे सीधा कोटा पहुंच जाते हैं। जी जी। खाटू श्याम जी की सालासर की जो यात्रा है रिंगस से जैसे होती हुई, तो वो कितना लाभ है हमारे श्रद्धालुओं को। तो ये सब चीजें करके मैंने जैसे आपको पता है कि सोल सेटिस्फैक्शन है, मेरे आत्मा को तसल्ली है कि मैंने जो है कुछ काम किया लोगों के लिए, और लोग ने भी उसको सराहा। अभी अभी कल ही की मैं बात बताती हूँ कि CDLU के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे लोग, और वहां पर जो स्पीकर थे कई स्पीच करने के लिए अपनी आ रहे थे, तो कोई मुझे रेल सखी कह रहा है, कोई रेल माता कह रहा है। तो अच्छा लगता है, देखिए अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि इनको हम कैसे हम रेल से इनको कनेक्ट करें। सही बात है। और वो मेरा नया ही नाम रखा उन्होंने, आप कहते रेल माता है। तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी जी। कोई ऐसा सपना हो जो सिरसा के लिए खास संजोया हो, लेकिन वो 5 सालों में पेंडिंग रह गया हो, और उम्मीद हो कि अब सिरसा के लिए ये करना है मैंने? देखिए ऐसा है कि सिरसा के लिए रेलवे का तो जो मेरा सपना था वो तो मेरा काफी हद तक पूरा हुआ। एक मेरा सपना ये भी था कि हिसार से लेकर अग्रोहा से हमारा जो फतेहाबाद है वहां पर रेल की सिटी नहीं बजी थी, इतनी डिमांड वहां के लोगों की थी, वो भी मैंने बार बार कहा कि वो भी हमारी पूरी होगी, और हिसार से अग्रोहा से फतेहाबाद होते हुए सिरसा तक जो है वो एक ट्रेन चलेगी, और उसका पास हो गया है सारा उसका लाइन का जो भी है उसके अंदर बजट। और इसके साथ साथ जो है मेडिकल कॉलेज का था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों यहाँ पे इसका उद्घाटन करके गए। जी जी। अब मेरा जो एक सपना जो मेरा था और अभी वो अधूरा रह गया है, वो है कि इस इलाके को नशा मुक्त हम कैसे करें। जी जी जी। बहुत मीठा जहर है। हाँ, मेरे अंदर मुझे इस बात को लेकर ना मुझे बहुत तकलीफ रहती है, और मैं समय समय पर जब भी मुझे मौका मिलता है माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात करते हैं, और बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है नायाब इंसान, और वो जो उनको काम कहो और वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो इसको हल किया जाए। और इसलिए जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बहुत सख्ती के साथ जो है सिरसा पूरी लोकसभा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर हम नशे के साथ लड़ेंगे। डबवाली को जिला देखिए घोषित किया गया, डबवाली जो है एक अलग से पुलिस जिला बना है, और 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और 27 तारीख को साइक्लोथॉन जो है वो होने वाला है नशे के खिलाफ, नशा मुक्त हरियाणा हमने करना है, और उसके खिलाफ ये जो एक मुहिम चलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, युवाओं का आह्वान करेंगे साइक्लोथॉन के माध्यम से, आप बेटा साइकिल चलाओ, अपनी हेल्थ को बनाओ, आप स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करो और नशे से दूर रहो। जी जी। तो अब शुरू होता है मैम हमारा रैपिड फायर, और कुछ सवाल हैं, हटकर हैं कुछ सवाल, और आपको फटाफट आंसर देना है। फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। फेवरेट ड्रेस कौन सी है? कैजुअल ड्रेस जो जिसमें कंफर्टेबल फील करें। धार्मिक स्थान कौन सा ज्यादा पसंद है? मुझे महाकालेश्वर। छुट्टियों में सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर जाना पसंद करोगे? मौका मिले तो स्विट्जरलैंड। विदेश में कितने दौरे कर चुके हैं? बहुत दौरे कर चुके हैं, बहुत कंट्रीज घूम चुके हैं, और पॉलिटिक्स में आने से पहले ही बहुत कंट्रीज घूम चुके हैं। खाना बनाने का कितना शौक है? मौका मिले तो अच्छा शौक है मुझे, मतलब दिल करता है कि कुछ ना कुछ बना के मैं बच्चों को खिलाऊं, हस्बैंड को खिलाऊं। खाने का कितना शौक है? खाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है। फेवरेट खाना कौन सा है? फेवरेट खाना बचपन में तो भिंडी होता था, लेकिन अभी राजमा चावल और कढ़ी चावल की। सबसे ज्यादा फ्री टाइम में बैठकर क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में मुझे मेडिटेशन करना पसंद है, मुझे मंत्र जाप जो है, जो मंत्र चलते रहते हैं उसको उनका ध्यान करना और कनेक्ट करना, प्रभु से कनेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। मूवी देखने का कितना शौक है? मूवी देखना बचपन में तो बहुत शौक था, अब ज्यादा मौका मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है। सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? पसंदीदा गाड़ी थार। अगर आपको 10 से 15 दिन का समय दे दिया जाए कि आपने अपने हस्बैंड के साथ जाकर आना है, तो कहाँ जाएंगे और चर्चा कौन सी करेंगे, राजनीति और समाज सेवा को छोड़कर? नहीं, स्विट्जरलैंड जाना चाहेंगे और बिल्कुल प्रकृति को बिल्कुल नजदीक से निहारेंगे और खूब प्रकृति का आनंद लेंगे, बिल्कुल नेचर के अंदर रच बस जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। सबसे सपना सबसे बड़ा क्या अपने लिए संजोया खुद के लिए?
खुद के लिए तो मेरा कोई सपना नहीं है हैप्पी, बस मुझे यही है कि मैं किसी के आंसू पहुंच सकूं, किसी के लिए कुछ मदद कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी को जो सुकून अगर उनको मैं पहुंचा सकूं ना, तो बस मुझे यही लगता है कि शायद इसीलिए मुझे प्रभु ने जो है वो भेजा है। मेरा अपना जो है सब कुछ ऑलमोस्ट जो है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से कुछ ना कुछ हो जाएंगे। मेरा अपना कुछ नहीं बाकी है। मुझे ये लगता है कि अभी मेरी लाइफ जो है फॉर अदर्स के, दूसरों के लिए मैं उनकी सेवा में ही जी। सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज़्यादा प्यार तो बच्चों से ही करती हूँ। जी जी जी, बच्चों से। जी। और हमारे चैनल के माध्यम से बातचीत कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हैप्पी। इतना इतनी लंबी कन्वर्सेशन, पता नहीं लगा कि कितना टाइम जो है बीत गया, और बचपन से लेकर अब तक का तुमने सारा एकदम से खोल के रख दिया सब कुछ। बहुत अच्छा लगा जी। पहरेदार चिली डॉग्स को आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा चैनल है, और हैप्पी बहुत मेहनत के साथ काम करने वाली नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। जी जी। और आज के पॉडकास्ट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? पॉडकास्ट के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि युवा जो हैं वो हमारे देश की तरक्की का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अब वो नशे से दूर रहें, और एक अपने देश के विकास के लिए एक अपनी सशक्त भागीदारी जो है वो करें, और बस यही कहना चाहूँगी मैं कि नशे से दूर रहें। तो ये थे आज के हमारे मेहमान मैम सुनीता दुग्गल जी। बहुत अच्छा उन्होंने जो संदेश है वो दिया है। नशा एक मीठे जहर की तरह है, पहले आपको खींचेगा, रस डालेगा, फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे वो एक मीठा जहर आपका जो पूरा खून है वो पूरा चूस लेगा। और आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो नशे की है कि कैसे एक मीठा जहर आपकी लाइफ को एंड कर रहा है। तो बहुत बढ़िया संदेश है मैम ने दिया है, खट्टी मीठी यादों के साथ उन्होंने आज हमें समय दिया है। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी कि यार वीडियो को शेयर कर दो और एक लाइक जरूर करो। शेयर और लाइक से हौसले, मैं अक्सर बोलती हूँ, हौसले बुलंद होते हैं, और जब हौसले बुलंद होते हैं ना तो उड़ान है वो बहुत लंबी होती है, और इसी का नाम जिंदगी है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।